बिहार के चुनाव आयोग मानता है कि मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस है। बिहार में चुनाव की घोषणा हो गई है। 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाए। ये लड़ाई इलेक्शन कमीशन की खुद से भी है कि वो किस तरीके से अपने आप को एक निष्पक्ष और विश्वसनीय संवैधानिक संस्था साबित कर पाए। हम लगभग 80 साल पुराने हम लोकतंत्र हो गए हैं और अभी हम सवाल ये कर रहे हैं कि हमारा चुनाव स्वस्थ तरीके से, स्वच्छ तरीके से हो पाएगा या नहीं। ये संदेह पैदा हो रहा है, ये शक पैदा हो रहा है आम आदमी को कि जिसको वो वोट डाल रहा है वो वहीं पर वोट जा रहा है या नहीं। कि बिहार की राजनीति में जो ये आकर्षण का सारा खेल चल रहा है, वो अंततः खेल जो अजय जी ने बताया कि उसको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। यहाँ पर एक सामाजिक न्याय की राजनीति रही है। नमस्कार, द वायर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी और जिस बात का हफ्तों से क्या महीनों से इंतजार किया जा रहा था, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिन तारीखों का उसका ऐलान हो गया है, बिहार में चुनाव की घोषणा हो गई है। बिगुल बज गया है कि बिहार चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बिहार के बाद जिन अन्य राज्यों में चुनाव होने हैं अगले साल, वो इस पर निर्भर करेंगे कि बिहार में आखिर क्या होता है। तो 2 फेजेस में, 2 चरणों में ये चुनाव होगा, जिसमें कि 6 नवंबर और 11 नवंबर, और जो वोटों की गिनती है वो 14 नवंबर को होगी। ये 3 तारीखों को आप याद कर लीजिए, 6 नवंबर, 11 नवंबर, इन 2 फेजेस में चुनाव होंगे। हालांकि बार बार इस बात को लेकर एम्फेसाइज किया जा रहा था, तरजीह दी जा रही थी कि एक चरण में ये चुनाव होना चाहिए, लेकिन अब ये 2 चरणों में है। इसको किस तरह से देखा जाएगा। इसके अलावा ये भी कि जो पहले बहुत सारे चरणों में भी, 6-7 चरणों में भी चुनाव की बात हो रही थी, लेकिन 2 चरण के पीछे क्या रणनीति है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ 14 नवंबर वो तारीख है जबकि वोटों की गिनती होगी। अब जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो अब लागू हो गया बिहार में। आज से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद से ही ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी हो गया। यानी कि अब जो शासन है, जो रूल है बिहार के ऊपर, वो एनडीए सरकार का नहीं, बल्कि अब जो माना जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में जो होगा, वो इलेक्शन कमीशन होगा। और इसी के साथ साथ क्या होगा, 243 जो सीटें हैं कुल मिलाकर बिहार में, इसमें जो सरकारी अधिकारियों का अगर कोई तबादला होगा उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यानी कि इलेक्शन कमीशन की बिना मर्जी से कोई भी अधिकारी इधर से उधर नहीं जा सकता। इसके अलावा आप ये देखिए, केंद्र और राज्य सरकार से जुड़ी हुई तमाम तरह की जो उपलब्धियां हैं, उनके जो विज्ञापन छापे जाएंगे, वो भी जो है सरकारी खर्चे पर अब जारी नहीं किया जा सकते। यानी सारी पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं, चाहे विपक्ष की हो या सत्ता पक्ष की हो, अब जो है सत्ता पक्ष वो सत्ता पक्ष नहीं है, वो सरकार नहीं है। अब जो राज है वो इलेक्शन कमीशन का होगा। तब तक, कब तक? जब तक 14 नवंबर तक, या मैं कहूंगी जब तक नई विधानसभा जब तक अपनी जगह पर आ जाती है, वो सेटअप हो जाती है, तब तक। इसके अलावा पहले से भी जो प्रदर्शित विज्ञापन है उनको भी तुरंत हटाया जाएगा। एक और बात कही इलेक्शन कमीशन ने, जो कि तमाम जो ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसमें कहा जाता है, लेकिन हम परखेंगे भी इस बात को, कि धार्मिक स्थलों का प्रयोग नहीं होगा। ये बात साफ साफ है इलेक्शन कमीशन की पूरी चार्ट बुक में कि नहीं होना चाहिए। धार्मिक स्थलों को चुनाव प्रचार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। किसी भी सभा और जुलूस के लिए पुलिस से पहले से अनुमति लेनी होगी, और रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी तरीके की जनसभाएं नहीं की जा सकती। सुबह 6 बजे से पहले और रात के 10 बजे के बाद। अब क्या मायने हैं इस बात के? जो तेजस्वी यादव, राहुल गांधी लगातार जो एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं, पूरा इंडिया ब्लॉक ने अपना जोर, अपनी एनर्जी लगाई हुई है एसआईआर को लेकर। इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी, उनको कहते हुए सुना गया कि अरे देखिए, सोशल मीडिया पे तो ये बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन हमने तो इस लिस्ट का शुद्धिकरण कर दिया है। पहले तो ये शब्द ही बड़ा अजीब है। मेरे साथ मेरे 2 खास सहयोगी अजय आशीर्वाद और अजय कुमार दोनों मौजूद हैं। अजय बिहार पे नजर रखे हुए हैं और राष्ट्रीय राजनीति पर अजय आशीर्वाद नजर रखें। दोनों के नाम बिल्कुल एक ही हैं। अगर मैं कंफ्यूज ना हूं तो क्या हूं, माफ कीजिएगा दर्शक भी और आप दोनों भी। सबसे पहले अजय ये बताइए कि जो आपकी जो पारखी नजर है, वो एक एक शब्द पे आप ध्यान दे रहे थे। क्या कह रहे हैं ज्ञानेश कुमार जी? कोई ऐसी बात बताइए जो हमारी आंख से, हमारे कान से दूर रह गई हो। क्या ऐसी चीज है जो वो कह भी गए और पता भी नहीं चला? मतलब उनके बात करने का एक अंदाज है, वो बहुत लंबी चौड़ी पृष्ठभूमि बांधते हैं, बहुत ध्यान से सवाल सुनते हैं, मगर जवाब नहीं देते। और स्थिति ऐसी होती है कि लगातार उनसे पत्रकार सवाल वो पूछते हैं, जो महत्वपूर्ण सवाल है उसको लेते हैं, 5-5 के गुच्छे में लेते हैं,
और जो महत्वपूर्ण सवाल होता है उसको स्किप कर जाते हैं। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कल भी ये पूछा गया कि सर ये बता तो दीजिए कि ऐसे कितने लोग पाए गए जो भारत के नागरिक नहीं थे एसआईआर की पूरी प्रक्रिया होने के बाद। तो उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बात कही। उन्होंने यह बात कही कि यह जो काम है वैधानिक काम है, इस काम को ईआरओ करते हैं, ईआरओ के पास यह पूरी सूचना है, वहां से मिल जाएगी। आज भी उन्होंने यह बात कही, सवाल पूछा गया फिर से, तो उन्होंने यही बात बताया कि यह सूचना पॉलिटिकल पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव को दे दी गई है, यह वैधानिक काम है, हम एक संवैधानिक संस्था है, ईआरओ के पास यह सूचना है, यह सूचना जिलाधिकारी के पास है, वहां पर ये सारी सूचनाएं हैं, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया। कहने का मतलब यह है कि जो बार बार चुनाव आयोग पर यह आरोप लगता है कि वह पारदर्शिता के साथ आंकड़े नहीं जारी करता, वह यह नहीं बता रही है कि अगर इतने लोगों का नाम कटा है तो किस आधार पर कटा है, किस मतदान केंद्र से कटा है। अगर मृत है तो मृत बता दीजिए, डुप्लीकेट है तो डुप्लीकेट बता दीजिए, अगर इलीगल इमिग्रेंट है उसको बता दीजिए। लेकिन वो गोल गोल घुमाते हैं, ये सारी बातें कहते हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पर यह नहीं बताते हैं कि ये स्थिति है। यहाँ पर जानने वाली जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई है, अभी कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि लोक प्रशासन का बुनियादी सिद्धांत होता है कि आप पारदर्शिता को अपनाएं, आप ट्रांसपेरेंसी को अपनाएंगे, लेकिन आप तो ट्रांसपेरेंसी अपना ही नहीं रहे। आप कह रहे कि आपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को डेटा दे दिया, आपने सूची दे दी थी कि किसका नाम कटा गया, लेकिन जनता पहले आती है लोकतंत्र में, उस जनता को तो आपने डेटा दिया ही नहीं, सार्वजनिक किया ही नहीं, उसके बाद जाकर उन्हें सार्वजनिक किया। और अब फिर से बार बार सवाल उनसे हो रहा है, लेकिन इसका वो जवाब नहीं दे रहे। कहने का मतलब ये है कि उनकी बात करने की एक खास शैली है जिसमें बड़े गौर से सारे सवालों को सुनते हैं लेकिन जवाब नहीं देते। अजय, कई बार इस बात पर चर्चा होती रही है कि इलेक्शन कमीशन का जो पूरा रुख है, बर्ताव है, उनकी भाषा है, इलेक्शन कमिश्नर जो है, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी पूरी जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत ही डिफेंसिव पे रहते हैं। यानी मीडिया को अपना दोस्त बनाने के बजाय वो जिस तरह से आज भी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें उन्होंने कहा कि पीआईबी एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट होने चाहिए, उसके अलावा किसी को घुसने की इजाजत नहीं होगी। तो ये पूरा जो हाव भाव है, ये जिस तरह से अजय जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि खासकर विदेशी तथा कथित विदेशी नागरिकों को लेकर जो बात कही जा रही है, उस सब को लेकर पूरा पॉलिटिकल एक एजेंडा उसको फॉलो करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर नजर आते हैं। पिछले कई हफ्तों से हम देख रहे हैं, अगस्त के महीने से जब से पर्दाफाश किया है राहुल गांधी ने, ऐसे में आप ये बताइए कि अब जब इलेक्शन की ये घोषणा हो गई है, ऐसे वक्त में जबकि इलेक्शन कमीशन की पूरी विश्वसनीयता एक तरह से संदिग्ध हो, इन चुनावों को और तारीखों को हम कैसे देखते हैं? जी आरफा, ये जो बिहार के चुनाव होने वाले हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने खुद ही माना है कि उसको मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस कह रहे हैं वो। तो इस बार का जो 2025 के जो बिहार के असेंबली चुनाव हो रहे हैं, वो एक तरीके से अप्रत्याशित परिस्थितियों के बीच में हो रही है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये पिछले अगर आप 2-3 महीनों की घटनाक्रम देखें कि एसआईआर के को लेकर जिस तरीके से विवाद छिड़ा और ऑपोजिशन ने बहुत सारे सवाल उठाए, और उसके संदर्भ में ये जो चुनाव हो रहा है, तो इसमें जहां एक तरफ सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे वो बीजेपी लेड एनडीए हो या राष्ट्रीय जनता दल लेड इंडिया ब्लॉक हो, वो उनके अलावा ये लड़ाई इलेक्शन कमीशन की खुद से भी है कि वो किस तरीके से अपने आप को एक निष्पक्ष और विश्वसनीय संवैधानिक संस्था साबित कर पाए। अगला जो 20 से 25 दिन होंगे, उसमें ये चुनाव आयोग के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि जिस तरीके से उनकी विश्वसनीयता पे सवाल उठाए गए हैं, उसको वो किस तरीके से निराधार कर पाए। और हम सभी चाहते हैं कि वो एक न्यूट्रल, एक निष्पक्ष तरीके से एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करे, कि जहां पर ये चुनाव जो है वो एक तरीके से अच्छी तरीके से संपन्न हो पाए। लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने कोई भी ऐसा सबूत हम लोगों को नहीं दिया है जिससे हम ये कह सके कि चुनाव आयोग कोर्स करेक्शन में है। आप एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। जिस तरीके से शुरुआत में जब एसआईआर की प्रक्रिया हुई, तब चुनाव आयोग से बहुत सारी आवाजें आई कि हम एसआईआर इसलिए करा रहे हैं कि यहाँ पर इलीगल घुसपैठिए जो हैं उनको हम दूर कर पाएंगे।
तो वहां से उस जो इलेक्टोरल रोल्स में घुस गए हैं, उसमें दो सवाल खड़े हुए कि ये इलेक्टोरल रोल्स में घुसपैठिए घुसे कब, और इससे पहले जब जो चुनाव हो रहे थे तो उसमें क्या घुसपैठिए थे और वो सारे जो चुनाव के रिजल्ट्स थे वो निराधार थे। तो ये इसका सवाल चुनाव आयोग ने नहीं दिया। फिर जब ये केस जब कोर्ट में एसआईआर को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो उन लोगों ने, चुनाव आयोग ने ये इन्फिल्ट्रेशन, ये जो घुसपैठिया जो शब्द है उसका इस्तेमाल करना एकदम छोड़ दिया, और एक भी प्रेस रिलीज में उन्होंने घुसपैठिया शब्द यूज नहीं किया। फिर लेकिन आप पटना का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसका अजय भी जिक्र कर रहे थे, उसमें जब उनसे पूछा गया कि ये बात जब बड़े बड़े नेता आके, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो गृह मंत्री हो, आकर घुसपैठियों की बात कर रहे हो और एसआईआर की प्रक्रिया किस तरीके से इलेक्टोरल रोल्स का शुद्धिकरण करेंगे, जो कि एक बहुत ही कास्टिस्ट टर्म भी है एक तरीके से जो शुद्धिकरण है, तो उसमें उसमें उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने जवाब दिया कि ये जो 47 लाख वोटर हटाए गए हैं, जो नेट 7.89 करोड़ लोगों का इलेक्टोरल रोल था, और एसआईआर के बाद वो 7.29 या 39 करोड़ हो गया है। कुल मिलाकर पहले ड्राफ्ट लिस्ट में उन्होंने 60 लाख इलेक्टर्स हटा दिए थे, फिर उसका रिवीजन हुआ, फिर से देखा कि हाँ कुछ गलत तरीके से हटाए गए हैं और कुछ नए तरीके से ऐड किए गए, तो कुल मिलाकर 47 लाख जो इलेक्टर्स थे वो हटा दिए गए। उसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि इसमें डुप्लीकेशंस, इसमें जो परमानेंट तरीके से बिहार से शिफ्ट कर गए उनके नाम हटाए गए, जिनके नाम दो बार आ गए हैं उनके नाम हटाए गए, कुछ मृतक हो गए हैं उनके नाम हटा गए, मगर बहुत ही जो उन्होंने इंटेलिजेंटली और क्लेवरली ये कहा कि जो फॉरेन के नागरिक है वो भी इसमें शामिल है, जिसका उन्होंने कोई भी एलैबोरेशन नहीं दिया। यही तो सवाल है कि फॉरेन के नागरिक है क्या बिहार में, कि और लेकिन उन्होंने उसका एक भी एलैबोरेशन नहीं किया। लेकिन हुआ क्या, इसका पॉलिटिकल मैसेजिंग क्या होता है? तो पॉलिटिकल मैसेजिंग ये होता है कि एक बीजेपी जो पार्टी है और लगातार घुसपैठियों के बारे में बात कर रही है, उसको चुनावी एजेंडे में शामिल करना चाह रही है, पॉलिटिकल एजेंडा में। यहाँ पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको एक तरीके से एक लेजिटिमेसी देते हैं कि हाँ उसमें है कुछ लोग, लेकिन आगे चलकर कोई भी सबूत या ट्रांसपेरेंसी के साथ कि कितने इलीगल इमिग्रेंट्स पाए गए, उसका एक भी जवाब चुनाव आयोग के पास भी नहीं है, एक प्रेस रिलीज में भी नहीं है, और ज्ञानेश कुमार से इतनी बार पूछा गया मगर उसका एक भी जवाब उन्होंने साफ साफ पर नहीं किया, मगर साथ में उन्होंने बीजेपी पॉलिटिकल एजेंडा है उसको एक तरीके से लेजिटिमेसी दे दी। जी हाँ, बीजेपी के एजेंडे को लेजिटिमाइज किया, और यही तो हम उम्मीद करते हैं। पॉलिटिकल पार्टियों का काम है प्रोपेगेंडा फैलाना। वो अलग बात है कि बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा है वो इस तरह से नफरत पर आधारित है एक समुदाय से, कि इस भी चुनाव में जिस तरह से बातचीत हो रही है, तमाम तरह से जो है चुनाव के ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। लेकिन ऐसे में उम्मीद हम ये करते हैं कि हमारी अदालतें हैं, चुनाव आयोग है, मीडिया है, वो इन पॉलिटिकल पार्टियों से सवाल करेगा और दूध का दूध पानी का पानी करेगा। लेकिन यहाँ जिस तरह से शामिल पाई जा रही हैं जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं, वो अपने आप में बेहद शर्मनाक, अफसोसनाक और बहुत चिंताजनक की बात है। अजय, चाहते तो ये थी मैं कि चुनाव की घोषणा हुई है तो बजाय इसके कि चुनावी प्रक्रिया, आप सोचिए हम लगभग 80 साल पुराने हम लोकतंत्र हो गए हैं और अभी हम सवाल ये कर रहे हैं कि हमारा चुनाव स्वस्थ तरीके से, स्वच्छ तरीके से हो पाएगा या नहीं। ये संदेह पैदा हो रहा है, ये शक पैदा हो रहा है आम आदमी को कि जिसको वो वोट डाल रहा है वो वहीं पर वोट जा रहा है या नहीं। और ये सोचिए, ये वो इलेक्शन कमीशन है जिसके ऑफिसर्स पूरी दुनिया में जाके दुनिया को ये बताते हैं कि चुनाव ऐसे होता है। चुनाव, सबसे बड़ा चुनाव पूरी दुनिया में, सबसे लंबी प्रक्रिया भारत में है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। ऐसे में बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अब मैं आपसे जानना ही चाहती हूँ कि इस चुनाव में क्या हो रहा है। इस प्रक्रिया पे तो हमारी सारी एनर्जी जा रही है, पत्रकारों की, पूरा विपक्ष इसी पे लगा हुआ है। पूरे तरीके से मैं कहूंगी कि खाक छान रहा है अपने बिहार की और बाकी इलाकों में। अगर हम देखें, पूरी जो रैलियां हो रही हैं, यात्राएं हो रही हैं, वो इसी पे बुनियाद हो रही हैं। अगर मैं आपसे पूछूं एक ऐसे रिपोर्टर, एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर, एक बिहारी के तौर पर, मुझे ये बताइए कि जीत कौन रहा है बिहार में? ये प्रश्न तो बहुत ही जटिल प्रश्न है और इसके लिए मैं जवाब देने आपके योग्य अपने आप को भी नहीं मानता हूं, क्योंकि उसके लिए पूरी बिहार को छानना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि वोट चोरी पे जो बातचीत हो रही है उसका बुनियाद यही है कि चुनाव आयोग कदम उठा रही है। मतलब 8 करोड़ मतदाता हैं वोटर लिस्ट में, और उनकी, मतलब वो कह रही है कि शुद्धिकरण जो उसने किया है
उसके लिए आप 2 से 3 महीने का वक्त ले रहे हैं, और उसके बाद सारे पारदर्शिता के जितने सिद्धांत है उसको खत्म कर रहे हैं, कुछ बता ही नहीं रहे, तो सवाल तो उठेगा कि आपने सब कुछ अच्छे से नहीं जारी किया। अब बात करते हैं कि आखिरकार बिहार में चल गया, चुनाव में क्या चल रहा है। चुनाव में देखिए क्या चल रहा है, नीतीश कुमार वही है और तेजस्वी यादव है, उनके इर्द गिर्द चुनाव घूम रहा है। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द 20 साल से जो बिहार का चुनाव उनके इर्द गिर्द घूम रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत के साथ ये हो गई है कि उनके स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर के जनता में थोड़ा सा अविश्वास की भावना है, ये स्वस्थ नहीं है, ये वाली बात। और दूसरा, लोग ये कहते हैं कि नीतीश कुमार ने पहले अच्छा काम किया था, अब अच्छा काम, अब उन्होंने कुछ किया ही नहीं। मतलब वो गिनाते हैं कि 20 साल राज किया उन्होंने, लेकिन बिहार की जो प्रति व्यक्ति आमदनी है वो करेंट प्राइस पर मात्र 5 से 6 हजार रुपए महीने की छूट रही। एक नेता 20 साल राज करता है, नवंबर 2005 में उनकी सरकार बनी थी, बीच में केवल 278 दिन के लिए शायद जीतनराम मांझी रहे हैं, और उसके बाद बिहार की स्थिति यह है कि करेंट प्राइस पर प्रति व्यक्ति आमदनी 5 से 6 हजार रुपए है, और कांस्टेंट प्राइस पर केवल 3,000 रुपए महीना। ये नीतीश कुमार के इर्द गिर्द है कि पहला ठीक ठाक था, अब जो है स्थिति गड़बड़ है, और ये भी कि बार बार वो पलट जाती है सारी बातें। दूसरा, तेजस्वी के साथ है, तेजस्वी के साथ ये है कि भाई उभरते हुए लीडर हैं और विपक्ष के हैं, तो एक स्वाभाविक सी जो एक लगाव लगता है वो लग रहा था। उन्होंने शासन भी किया, रोजगार को लेकर बातें भी की, और मुखर मुखर बोलते हैं, एक आकर्षण भी दिख रहा था। लेकिन यहाँ पर खेल में आ गए प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर ने क्या किया है, इस खेल को पूरी तरह से, जो आकर्षण का खेल है, वोट का खेल नहीं कह रहा, मतलब आई बॉल का खेल कह रहा हूं, आकर्षण के खेल को पूरी तरह से तोड़ दिया है। और इस समय बिहार में आकर्षण के जो केंद्र है, आई बॉल का जो खेल है, वह प्रशांत किशोर चल रहा है, और डेटा में भी दिखता है। 35% लोग चुनते हैं तेजस्वी यादव को कि ये हमारे सीएम के फेस होंगे, लेकिन यह जो आंकड़ा है देखा जाए तो 5% इसमें डिक्लाइन हुआ है। एक सी वोटर नाम की संस्था है, उसका ये कहना है, और प्रशांत किशोर सीएम के फेज में, जो सीएम का चेहरा है, उसमें वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये केवल आकर्षण की बात, क्योंकि बिहार की राजनीति अभी भी जातिगत समीकरणों पर बहुत ही ज्यादा तय है। लोग चाय की दुकान पर आपसे बात करते हुए कुछ भी कहें, लेकिन अंततः बहुत बड़ा समुदाय है जो जाति के आधार पर अपने वोट का निर्णय लेता है। तो ये इस समय परिदृश्य बना हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि सेहत की बात हो रही है, हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि किसी की उम्र हो जाए तो उसकी सेहत, चूंकि वो नेता है तो वो इस तरह से प्रोन नहीं है, यानी वो व्यक्ति जिसको सेहत की परेशानियां नहीं होंगी। नीतीश कुमार से हमारी हमदर्दी है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से वो नजर आ रहे हैं, पूरी तरीके से सक्षम नहीं है, बल्कि लगभग अक्षम नजर आ रहे हैं। वो, उनकी सेहत खराब है, उनकी जो जहनी सेहत है उसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। अभी अभी जो एक पब्लिक मीटिंग थी, वो जिस तरह से उसमें हाथ जोड़ रहे थे वो बिना बात के, और लग रहा था कि ये व्यक्ति जिसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, वैसा ये व्यक्ति है। लेकिन यहाँ फिर भी एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को ही आगे लाया जा रहा है। मुझे नवीन पटनायक का याद आ रहा है, आप ही के स्टेट की बात है, किस तरह से वहां पर बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया उनकी सेहत को लेकर, लेकिन ये मुद्दा नीतीश कुमार को लेकर नहीं बन रहा है। तो इससे पहले कि मैं प्रशांत किशोर के फैक्टर के बारे में, पीके फैक्टर के बारे में आपसे जानूं, पहले ये तो बता दीजिए कि जो जनता है वो इसको किस तरह से लेगी। पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी नहीं बना रही है, ऑपोजिशन भी उतना जोर शोर से, मैं कहूंगी बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से वो इस बात को आगे रख रहे हैं, उनकी सेहत को बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाया गया है। जी, गरिमा तो रखी है, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव के आप कुछ अभी रिसेंट ट्वीट्स देखें, अगर जो सोशल मीडिया पर पोस्ट देखें, तो वो एक तरीके से नीतीश कुमार की जो मानसिक या फिर जो सेहत की जो पूरा एक बना है कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, और खास करके मानसिक सेहत ठीक नहीं है, तो उसको एक बुनाने की कोशिश तो की जा रही है। लेकिन जैसा अजय ने भी एक तरीके से इंडिकेट किया, आरफा, इस बार का जो चुनाव है वो 2020 की तरीके से ही बहुत क्लोज चुनाव है, बहुत ज्यादा क्लोज चुनाव है, और हो सकता है उससे भी ज्यादा क्लोज हो। इसलिए भी क्योंकि बिहार के चुनाव को हर चुनाव के हिसाब से एक हिस्टोरिकल तरीके से
गैर ऐतिहासिक तरीके से नहीं देखा जा सकता है। बिहार की जो पूरी भूमि है वो मंडल राजनीति और जो सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स है, जो सामाजिक न्याय की जो राजनीति है, उसका एक सेंटर रहा है। और हर चुनाव, चाहे वो पंचायत का ही चुनाव क्यों ना हो, उसमें वो जो मंडल की जो राजनीति है, उसकी जो शैडोज हैं, उसका जो रिफ्लेक्शन है, उसमें वहां पर दिखता है। तो ये जातिगत आधार पर जो वोटिंग होती है, वो जातिगत आधार पर नहीं, मगर किस तरीके से कौन सा दल या कौन सा गठबंधन ज्यादा जातियों की गोलबंदी कर पाए, उससे चुनाव होता है। तो अब क्लोज चुनाव में क्या होता है, जिस तरीके से हमने साथ में ही कवर किया था, तो देखा था कि एक अरिथमेटिक का गेम हो जाता है। इस बार एक नए प्लेयर है प्रशांत किशोर, वो कहाँ किसका संतुलन बिगाड़ते हैं पूरा, वो हमें आगे देखना होगा। लेकिन अभी जिस तरीके से ये लग रहा है कि नीतीश कुमार, बजाय उनकी सेहत हो सकता है वो ठीक ना हो, वो तो 2015 के चुनाव से ही कह रहे हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है। 2020 में भी उन्होंने कहा उनका आखिरी चुनाव है, और मगर हम देख रहे हैं 2025 में भी वही मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में एनडीए ने उनको आगे किया हुआ है। और बीजेपी की अभी तक अपनी इंडिविजुअल, उनकी अपनी सांगठनिक शक्ति ऐसी नहीं हुई है कि वो अपने बलबूते चुनाव लड़ पाए। उनको नीतीश कुमार की बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है। तो इसमें और उस तरफ अगर आप देखें तो लीडरशिप क्राइसिस एनडीए में दिख रही है कि कौन है, और उसके बनाम अगर महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक पे देखें तो सीधा सीधा चेहरा है कि तेजस्वी, अगर वो जीतते हैं तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जो लीडरशिप का जो पूरा वैक्यूम जो एनडीए में दिख रहा है, वो उसके खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है अभी। लेकिन ये सारे क्योंकि बिहार की कभी भी चुनाव लीडर सेंट्रिक नहीं हुए, बल्कि पॉलिटिकल राजनीति किनका क्या है, उस हिसाब से कौन ज्यादा जातियों को गोलबंद कर पाया है, इनका जो अरिथमेटिक है, जिनका गणित है, वो समीकरण ज्यादा बन पाया है, उससे होगा। तो उस हिसाब से अभी एनडीए का जो पूरा जो जातिगत गोलबंदी है, अभी तक हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि वो ज्यादा हिला है। महागठबंधन के पास ये चैलेंज है कि वो अपने मुस्लिम, यादव और कुछ हिस्से की दलित, उससे ज्यादा अपनी गोलबंदी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो ज्यादा अभी उनके सामने चैलेंज है। और तेजस्वी यादव लगातार इसी का प्रयास कर रहे हैं कि वो जो अपनी जातियों की जो गोलबंदी है उसको बढ़ा पाए। इसीलिए आप देखिए जो विकास साहनी जो है, वो मल्ला जाति जो ईबीसी में आते हैं, उनको उन्होंने शामिल करने की कोशिश की है। बाकी खुशवाहा एक बहुत सेकंड बिगेस्ट ओबीसी ग्रुप है जो यादवों के बाद आता है, उनके कुछ नेता को लेकर आए हैं। तो ये लगातार ये एक्सपेरिमेंट तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि वो अन्य जातियों को भी A to Z जातियों की एक गोलबंदी कर पाए, जहां पर एंटी इनकम्बेंसी जो नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत ज्यादा है। लेकिन सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी जैसे हमने पुराने बिहार के चुनावों में देखा है कि वही एक फैक्टर नहीं होता है। वो एंटी इनकम्बेंसी तभी एक इंस्ट्रूमेंटल हो जाता है जब लोग हटाना चाहते हैं इस सरकार को। लेकिन अजय, ये तो कोई 2-4 साल 5 साल की नहीं, 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी, 20 साल। लेकिन तेजस्वी यादव अभी उभरते हुए सितारे हैं, वो नीतीश कुमार को पछाड़ पाएंगे नहीं, वो अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और पिछली बार पछाड़ते बचे थे वो, बच गए। लेकिन तो इस मैं बार अभी आखिर के 2-3 मिनट बचे हैं, और मैं ये आखिर के मिनट जो हैं इस बात पर देना चाहती हूँ कि ये जो 2 फैक्टर्स हैं इस चुनाव में खासकर, उन पर ध्यान देने की जरूरत है। एक तो पीके फैक्टर, पीके ने जिस तरह से आप ही कह रहे हैं कि पूरा आकर्षण और जो लाइमलाइट है अजय, वो पूरी तरीके से ले ली है, और जिस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, उसको जिस तरह से जगह मिल रही है, बीजेपी का एक तरह से मैं कहूंगी पूरा नकाब उन्होंने उठा दिया है। अब तक हम ये कहते रहे कि वो बी टीम है, लगातार हम का मतलब पत्रकार ये कहते रहे कि बीजेपी की बी टीम है, वो सेक्युलर वोटों में सेंध लगाएंगे। क्या आपको लगता है पीके अपनी इमेज बदल चुके हैं इसके बाद? यानी कि जो उन्होंने पर्दाफाश किया है बीजेपी के मिनिस्टर्स पर, उनके जो मुख्य नेता हैं उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। नहीं, इसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर नए नवेले, जब कोई नई नवेले राजनीति में आता है तो उसके इतिहास में कुछ होता नहीं है, इसलिए बहुत कुछ कहता है। और प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं, उनको इतिहास का जो बर्डन है वो उनके सर पर नहीं है,
लेकिन उन्होंने जो कर्म किए हैं उस कर्म को ही अगर कोई बहुत अच्छे तरीके से पेश कर दे कि उन्होंने क्या क्या किया और कहां कहां से पैसा कमाया है, जिस तरह से वो पैसे पे सबके बता रहे हैं, ये काम तेजस्वी यादव भी कर सकते हैं। वहां उनकी भी टीम होगी, निकाल करके पेश करेंगे भाई इनको। उनका कहना है कि मां सरस्वती की कृपा है। प्रशांत किशोर रील में कहते हैं कि मां सरस्वती की कृपा है जिसकी वजह से 2 घंटे में उनको 11 करोड़ रुपए मिल गए। मतलब ये कौन सा काम है भाई भारत जैसे देश में जिसकी प्रति व्यक्ति आमदनी 14 से 15,000 के बीच में छूट रही है? आप कहिए ना। तो कहने का मतलब यह है कि प्रशांत किशोर जिस अंदाज में बात कर रहे हैं, और बात उनको जगह इसलिए मिल रही है कि भयंकर पैसा है और पैसे से भारतीय राजनीति त्रस्त है, और उसकी वजह से उनकी बातें हर प्लेटफॉर्म पे आ रही है। और बात करने का उनका अंदाज, बोलने का, जनता से कनेक्ट करने का, और सबसे बड़ी बात कि उनके पास किसी तरह का लगेज नहीं है, किसी तरह का भार नहीं है। इसी बात को जो प्रशांत किशोर के साथ उनके कर्म में सबसे बड़ा जुड़ी हुई है कि उन्होंने अपने जीवन में जहां से भयंकर पैसा कमाया है वह एक तरह से पॉलिटिकल करप्शन है। आप प्रचार कर रहे हैं उस नेता के खिलाफ जिस नेता के बारे में आप भीतर से जानते हैं कि वो गलत हो सकता है। ये तो पॉलिटिकल करप्शन है ना। इसका तो आपको इस बात का तो विपक्ष के नेताओं को खुलकर के आकर के मंच पर कहना चाहिए। इस तरह का प्रचार तेजस्वी यादव की तरफ से नहीं दिख रहा है। मुखर होकर कहें तो वजह यह है कि स्थिति यह बन रही है कि एक उभरते हुए खिलाड़ी इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि वो उनकी बातें सब जा रही हैं, बाकी उनको काउंटर करने वाले बहुत तेजी से नहीं आ रहे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि बिहार की राजनीति में जो ये आकर्षण का सारा खेल चल रहा है वो अंततः खेल जो अजय जी ने बताया कि उसको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। यहां पर एक सामाजिक न्याय की राजनीति रही है। लालू यादव ने कुछ नहीं किया, कम से कम इतना तो कर दिया कि लोग ये सोचते हैं कि बहुत बड़ी जो आबादी है उसके ऊपर बहुत छोटा सा वर्ग राज कर रहा है। ये जो भावना है, इस भावना को पार करने में प्रशांत किशोर को अभी बहुत वक्त लगेगा। जी हाँ अजय, बिल्कुल आखिरी सवाल, बहुत संक्षेप में, बिल्कुल समय नहीं है। मुझे बताइए एमआईएम का जो फैक्टर है, जब भी एमआईएम के नेताओं से मुलाकात होती है वो कहते हैं इतनी डरती हैं सेक्युलर पार्टियां, अगर इनको डर है कि वोट हमारे स्प्लिट हो जाएंगे अगर सेक्युलर वोट, तो हमारे साथ वो अलायंस क्यों नहीं कर लेती? ये लगातार सालों से ये पूछ रहे हैं ओवैसी साहब, इसका कोई जवाब है आपके पास? जी, मेरे पास ये तो अब एमआईएम, जब मैं एज ए रिपोर्टर जब भी जाता हूं तो वहां की मुस्लिम लीडरशिप से भी बात करता हूं हमेशा बिहार में, और वहां के जो ट्रेडिशनल मुस्लिम लीडरशिप है वो एमआईएम के साथ गठजोड़ करने में के खिलाफ रहे हैं हमेशा बिहार में। वो हमेशा यही कहते हैं कि इस तरीके से हम जहां जहां सामाजिक न्याय की बात हो रही है और एक यूनिवर्सल अलायंस बनाने की कोशिश की जा रही है, जितने भी हाशिए में लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ओबीसीज हो, इनका पूरा जब गठजोड़ जब बन रहा है तो वो हमें ऐसे में अगर एमआईएम की एक जो पार्टी है वो आकर सिर्फ एक ही आइडेंटिटी ग्रुप की आवाज अगर उठाते हैं तो उसमें दूसरे लोग उनसे हट जाएंगे। ये मुझे वहां की ट्रेडिशनल मुस्लिम लीडरशिप जो इंडिपेंडेंट भी है उन्होंने भी हर बार ये कहा है और उसको मैंने अपनी स्टोरीज में भी लिखा है। तो उनका पक्ष ये है कि अगर एमआईएम को साथ आना है तो उनको एक लार्जर पॉलिटिक्स को एस्पाउस करके साथ में लेकर एक सामाजिक न्याय की सबके लिए, सिर्फ मुस्लिमों के बारे में नहीं बल्कि जितने भी हाशिए में लोग हैं उनके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तब वो साथ में आएंगे। इसी की वजह से एमआईएम हमेशा एक अदर की तरीके से हो जाता है और बहुत सारे हालांकि लोगों सवाल तो इस पे बहुत ज्यादा है, लेकिन वक्त खत्म हो चुका है कि एमआईएम ये कहता रहा है कि दलितों को भी वो जो है टिकट दिए हैं उन्होंने, हमने महाराष्ट्र में देखा है उन्होंने दिया है। चलिए एक दिन अलग से, हम मैं कह रही हूँ बहुत जल्द ही, ये दो जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं इनका फैक्टर किस तरह से काम करेगा इस पर चर्चा करेंगे। आप दोनों को दोबारा बुलाकर दर्शकों से वादा कहना करूंगी है कि ये जो एनडीए जो अभी कह रहा है, अभी जो आने वाले 20 दिनों में ये जिस तरीके से नीतीश कुमार हर बार बीजेपी जो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण कराने की कोशिश करती है उस पे एक तरीके से कमान थोड़ा सा वो रखते हैं कि उतनी ज्यादा कम्युनल तरीके से ओपन बीजेपी वहां पर बात नहीं कर पाती है। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार जब अभी एकदम अपने जिस हालत में है उसमें मुझे लगता है इस बार वो बीजेपी पर उतना लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि घुसपैठियों
का जो मुद्दा है और सीधा सीधा मुसलमानों को टारगेट करते हुए बीजेपी वहां पर कैंपेन चला रही है, लेकिन नीतीश कुमार ने उस पर एक भी स्टेटमेंट और एक भी रिमार्क नहीं दिया है। और इससे पहले आप जितना भी देखिएगा कि जब भी बीजेपी के कुछ लोग अगर इस तरीके की बात करते हैं तो नीतीश कुमार या उनके किसी बड़े नेता का सीधा सीधा जवाब आ जाता है कि हम इस तरीके की राजनीति का समर्थन नहीं करते हैं। इस बार नीतीश कुमार ने ये नहीं कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय और अजय दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।